नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे और उसमें घटना चक्र की सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है जैव उर्वरक। हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन 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 का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। पहला प्रश्न है एजोला, नीलहरी शैवाल, अल्फाल्फा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एजोला का उपयोग हम लोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं और नीलहरी शैवाल का, जबकि अल्फा का उपयोग हम लोग जैव उर्वरक होता ही नहीं है। तो करेंगे क्या? तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 और 2 सही है। जैव उर्वरकों के बारे में देख लेते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसिटोबैक्टर, नीलहरी शैवाल और एजोला। ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक हैं। फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक, अगर पूछ ली जाए कि फास्फोरस घुलाने वाला जैव उर्वरक कौन सा है, तो वह है बैसिलस, स्यूडोमोनास और एस्परजिलस। कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर के रूप में किनको प्रयोग किया जाता है? सेलुलोलिटिक, जिसको ट्राइकोडर्मा बोलते हैं, और लिग्नोलिटिक, जिसको ह्यूमिकोला बोलते हैं। तो इन 2 जैव उर्वरकों का उपयोग कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौथा है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया कौन से हैं? तो ये जो स्यूडोमोनास की प्रजाति होती है, यह पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। इसको याद रखेंगे। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया कौन होते हैं? तो जो स्यूडोमोनास की प्रजाति होती है वो पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार नीलहरी शैवाल और एजोला जैव उर्वरक हैं, जबकि अल्फाल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नीलहरी शैवाल, राइजोबियम और एजोला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? एजोला, नीलहरी शैवाल। तो एजोला और नीलहरी शैवाल का प्रयोग तो जैव उर्वरक के रूप में होता है। अल्फाल्फा और नाइट्रोलिन का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होते ही नहीं है। तो एजोला राइट आंसर होगा। इसमें से कोई नहीं है। 1 और 2 सही है इसका जो विकल्प है। चौथा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? नोस्टाक, यह तो है। एजोटोबैक्टर, यह भी है। एनाबिना, यह भी है। लेकिन माइकोराइजा, ये क्या है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु नहीं है या जीव नहीं है। देखते हैं इसका। नोस्टाक, एनाबिना तथा एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। 5वां नंबर प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दालों के साथ, जो दलहनी फसलें होते हैं उनके साथ संयोजन करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। देखते हैं इसको हम लोग। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों अर्थात दालों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनियम बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रिकारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण कर लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो ग्रहण करते हैं नाइट्रेट आयन के रूप में ही ग्रहण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में या फिर नाइट्राइट के रूप में। 6वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो एजोला एक जैव उर्वरक का स्रोत है। एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बार बार देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो एजोला एक जैविक उर्वरक है। 8वां प्रश्न कह रहा पशुओं विशेषतः दुधारू गो पशुओं के अनुरूप भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो एजोला भोजन के रूप में भी प्रयुक्त होता है।
दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से यह साबित हो चुका है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि दर्ज की जाती है। 9वां प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक है, तो बिल्कुल सही है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण करता है। बायो 902 सरसों का काइक्लोन है, लेकिन एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी नहीं है, एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक है, तो यह सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं इसमें। एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। धातव्य ज्ञात है कि एजोटोबैक्टर जीवाणु वायवीय स्वतंत्र रूप में रहते हैं, किसी पौधे की जड़ में नहीं रहते हैं। ये वायु में स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। तो एजोटोबैक्टर क्या होते हैं? ये स्वतंत्र रूप से मुक्त जीवाणु होते हैं। आपको हम बता दें, जो भी नाइट्रोजन, यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए घटना चक्र बुक है, तो इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों को आंसर दिया रहता है। पूर्वावलोकन में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं, उनमें क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वतंत्र रूप से मुक्त होता है। एक क्या होता है? स्वतंत्र रूप से मुक्त जीवाणु, जो स्वतंत्र रूप में रहते हैं। एक होता है जो सहचर संबंध बना के रखता है। एक होता है सहचर संबंध बनाने वाले, सहचर संबंध, इसको आप आज क्लियर यहीं पे कर लीजिए, संबंध वाले जीवाणु। पूछा जाता है कौन सा मुक्त जीवाणु है, या इनमें से आ जाएगा प्रश्न, इनमें से कौन मुक्त जीवाणु है, तो आप कर ही नहीं पाए, क्योंकि आपने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया होगा। स्वतंत्र, ये सहचर संबंध वाले जीवाणु हैं, सहचर संबंध वाले जीवाणु। अब इनमें कौन कौन आता है इसको जान लीजिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एजोटोबैक्टर आता है। इसमें क्या है, अभी एजोटोबैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे थे। एजोटोबैक्टर आता है। क्लीस्ट्रोडियम जो होता है, क्लीस्ट्रोडियम यह भी आता है। और एजोस्पाइरिलियम, ये सब क्या हैं? ये सब मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। और इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या है? यह दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहचर संबंध रखते हैं। रोडोस्पाइरिलियम, नाम याद रखेंगे, थोड़ा बड़े बड़े नाम हैं। रोडोस्पाइरिलियम, साइनोबैक्टीरियम जैसे नोस्टाक हो गया, एनाबिना हो गया, ये सब जलीय फर्न के साथ उनके पत्तों पे चिपके रहते हैं। नोस्टाक, एनाबिना फर्न के साथ रहते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया हो गया। तो ये सब क्या हो गया? राइजोबियम, रोडोस्पाइरिलियम, साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया नोस्टाक, एनाबिना फर्न के साथ, जो जलीय फर्न होते हैं, इनके पत्तियों पर चिपका रहता है। तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, रोडोस्पाइरिलियम हो गया, राइजोबियम, ये जो 3 हैं, ये सहचर संबंध बनाने वाले जीवाणु हैं, मुक्त रूप से नहीं रहते हैं। लेकिन एजोटोबैक्टर, क्लीस्ट्रोडियम और एजोस्पाइरिलियम, ये तीनों क्या हैं? ये स्वतंत्र रूप से मुक्त जीवाणु हैं। तो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन स्वतंत्र रूप से मुक्त जीवाणु है, प्रश्न मान लीजिए। तो एजोटोबैक्टर, क्लीस्ट्रोडियम, एजोस्पाइरिलियम, और अगर मुक्त रूप से नहीं है तो उनमें जो मेन है वह हैं राइजोबियम, रोडोस्पाइरिलियम और साइनोबैक्टीरिया। इसको याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में नीलहरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो नीलहरी शैवाल किस में होते? धान की खेती में प्रयोग होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विभिन्न फसलों में अगर जैव उर्वरक की बात करें तो सूक्ष्म जीवों जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, राइजोबियम, नीलहरी शैवाल
और फास्फेट सोलोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इन सब का प्रयोग किया जाता है। जिनमें अगर हम बात करें नीलहरी शैवाल का, तो इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु मुख्यतः धान की फसल में किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, नीलहरी शैवाल का उपयोग नत्रजन या नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु कहाँ पे किया जाता है? तो धान में ही किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक हो जाता है। तो नीलहरी शैवाल के साथ मिला दीजिए, एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। नीलहरी शैवाल, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नीलहरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। जबकि एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबिना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होता है। तो ये सब याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका क्या सहचारी है? नीलहरी शैवाल इसका सहचारी है। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है, अभी कुछ देर पहले चर्चा हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एजोला क्योंकि इसका जो सहचर है वो साइनोबैक्टीरिया है, नीलहरी शैवाल। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? साइनोबैक्टीरिया का। ROR 2016 मेंस में आया हुआ है। 18 नंबर प्रश्न है, फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। तो उर्वरक की मात्रा के अगर हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं तब भी नत्रजन उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती है नत्रजन अवरोधक के द्वारा, और नाइट्रोजन या नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा बढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में वृद्धि उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग, नाइट्रोजन अवरोधक तथा नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि द्वारा की जा सकती है। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको बोलते हैं, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, राइजोबियम जैपोनिकम। तो जो इसका राइट आंसर है, सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम नामक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से देख लेंगे, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो कुछ बैक्टीरिया नीलहरी शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधों के साथ सहयोगी तथा सहजीवी रूप में जीवित रहते हैं। लेगुमचोसे ग्रंथित बैक्टीरिया राइजोबियम जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं, विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के होते हैं बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में राइजोबियम जैकोनिकम पाया जाता है। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? राइजोबियम जैपोनिकम। अगर जो तीन पतिया घास होती है उसमें बात करें तो राइजोबियम ट्राइफोली पाया जाता है, और लूसर्न में बात करें तो राइजोबियम मेलिलोती पाया जाता है, और जलीय फर्म में बात करें तो एनाबिना एजोली पाई जाती है। गुन्नेरा माइक्रोफाइलम बात करें तो नोस्टाक मस्कोरम पाया जाता है। खेती में बायोचर का क्या उपयोग है? खेती में बायोचर का क्या उपयोग है? तो बायोचर ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह भी सही है। जब बायोचर वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ये भी सही है, यह भी सही है। जब बायोचर वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उसे वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। यह भी सही है। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1 2 3 सही है। हम लोग बायोचर को क्या होता है उसको देख लेते हैं। बायोचर जो होते हैं उच्च कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप है जो मृदा में प्रयुक्त होता है। इसे प्रायः कृषि अपशिष्ट, धान, गेहूं, ज्वार की भूसी, कुक्कुट अपशिष्ट इत्यादि के पायरोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। इसके उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति व जल धारण क्षमता तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। बायोचर पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है तथा मृदा से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। जब बायोचर वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जब बायोचर वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को
बढ़ावा देता है, तो इसको बायोचर के बारे में जान लीजिए। या उच्च कार्बनिक तो चारकोल का एक रूप है जो मृदा में प्रयोग किया जाता है। इसे प्रायः कृषि अपशिष्ट, धान, गेहूं, ज्वार की भूसी, कुक्कुट अपशिष्ट इत्यादि के पायरोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। इनमें से कौन, 21 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो चना तो सहायक है, सेम भी सहायक है, मटर भी सहायक, लेकिन धान सहायक नहीं होता है। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम, अरहर आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु यूरिया या नीलहरी शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D क्या है? तो भाई 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, 1999 में आया हुआ है। 2,4-D ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवारनाशी के रूप में फसलों में किया जाता है। खरपतवार खेतों में फसलों के साथ अनावश्यक रूप में उगकर जल, प्रकाश, खनिज, लवण इत्यादि के लिए फसलों से प्रतियोगिता करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है। 23 नंबर प्रश्न है और जैव उर्वरक का यह अंतिम प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें जैव निम्नीकरण, कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, तो यह तो सही है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, बिल्कुल सही है। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया में केंचुए धीमा कर देते हैं, तो केंचुए धीमा नहीं करते हैं, केंचुए तो इस प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, तो यह गलत है, यही गलत है। और निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मल मूत्र, सब्जियों के अपशिष्ट आदि प्रयोग होते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा इसमें असत्य है या सही नहीं है? तो गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं, यह गलत है। ये क्या करते हैं? प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अगर वीडियो को पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कुछ भी कहना है, कोई सजेशन देना है तो कमेंट करें। ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी और बहुत जल्द आपका पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, घटनाचक्र सीरीज। और अंत में एक बात कहना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।